हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के लेक्चर नंबर 3 में हम बेसिकली 2023 का 2013 का पेपर जो है जीएस का पेपर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2011 और 12 ऑलरेडी मैंने लेक्चर डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर 2013 की वीडियो आप देखने जा रहे हो तो इसके पहले आपको क्या करना है, आपको 2013 का पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लेना थ्रू योर ओन, जो भी लॉजिक लगे, जो भी लगे, आंसर को छोड़ के। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो भी उसको इग्नोर करना, जो करेक्ट आंसर है। आपका मेन फोकस होना चाहिए जो बाकी की 3 स्टेटमेंट है, मगर मान लो एक सही है 3 गलत हैं, तो वो बाकी की 3 गलत जो है वो क्यों है, या फिर अगर आपको नॉट करेक्ट सही लगाना है तो उसमें आप ये लगा रहे हो कि एक गलत है, तो बाकी की 3 सही क्यों है, राइट। तो उसके रीजंस के पीछे ध्यान देना कि उसमें देखना कि कैसे उसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, विदाउट नोइंग द एक्चुअल आंसर। ओके, तो अपना श्योरली अपना जो प्योर लॉजिक है उसके बेसिस पे आपको ये आंसर निकालने होंगे, तो उस पर मोस्टली प्रैक्टिस करना। और जब आपने ये पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया हो तो उसके बाद ही ये वीडियो देखना। ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 2013 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो पहला कह रहा है कि द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। हाँ, ये तो सही ऑप्शन है, बेसिक है, लक्ष्मीकांत से आया हुआ क्वेश्चन से अगर आप पढ़ रही है आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ का सिमिलर प्रोविज़न है। द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, ये तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि लोकसभा को मनी बिल में ज़्यादा पावर होती है। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर उसको एक्सेप्ट करना हो तो कर सकता है, उसकी चॉइस होती है। प्रेसिडेंट में कॉल जॉइंट सीटिंग, तो जॉइंट सीटिंग नहीं होता, राइट, टोटली। अब देखो जॉइंट सीटिंग के क्वेश्चंस कितनी बार आ चुके हैं। जॉइंट सीटिंग 2011 में भी आया हुआ है, आई थिंक 12 में भी आया है, 14 में भी आया हुआ है। तो जॉइंट सीटिंग देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा के कंपेरिजन के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि राज्यसभा में किसको स्पेशल पावर है, किसको नहीं है। मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको करके जाना, ये सारी चीज़ें मत छोड़ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 मोर स्टेट्स। करेक्ट, तो ये तो आई थिंक करेक्ट नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि कैन नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल अभी बीच में यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर थी, राइट। तो एक और 2 स्टेट्स में हो सकता है बिल्कुल। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज जजेस ऑफ द सुप्रीम प्रेसिडेंट, तो गलत। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, साफ सी बात है। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटर फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट, तो ये भी नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है वो। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेचर द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। या हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, बट द थिंग इसमें गलत क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ना यूटी में, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। बट द इन केस ऑफ दिल्ली, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी की 2 जो हैं कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, राइट। इन दोनों में क्या होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, वो यहाँ पे उनको सीएम को अपॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली एक यूटी है और साथ में कैपिटल है, दैट्स वाई जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पे सीएम को अपॉइंट करता है। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अब्बासिन प्लेटिव अरेबिया, तो अब्बासिद एम्पायर भी अरेबिया के साइड ही था, राइट, उधरी साइड ईरान और इधर वाले एरिया में। तो अब्बासिन नाम भी है प्लेटिव का, तो मे बी ये करेक्ट हो सकता है। एटलस माउंटेन, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ग्वीनिया हाईलैंड, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ओक्वांगो, पैटागोनिया। तो इन चारों को तो मान लो पता ही नहीं। अगर आपको इन केस का अगर क्वेश्चन में अगर आपको पता है फिर तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे नॉलेज बेसिस पे। बढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो भी थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, तो एटलस तो मोस्टली कहाँ पे है, यूरोप साइड में है, राइट, ऊपर के साइड, नीचे इटली वगैरह के साइड इधर। और ग्वीनिया आइलैंड्स साउथ वेस्टर्न अफ्रीका इन्होंने लिखा है, बट ग्वीनिया आइलैंड्स आई डोंट थिंक वहाँ। ओक्वांगो बेसिन, पैटागोनिया, ओक्वांगो बेसिन, बस एक ही नाम है यहाँ पे जो थोड़ा मैच कर रहा है, जो लग रहा है कि थोड़ा मैचिंग हो, क्योंकि अब्बासिन और अब्बासिद एम्पायर भी उधरी साइड था, तो अब्बासिन प्लेटिव अरेबिया में हो सकता है, इससे आप लगा सकते हो ऐसा, राइट। बाकी तो इसमें थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ा आइडिया अगर किस चीज़ों के तो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ये थोड़ा। ओके,
बाकी अब एसिम्प्लेटिव ऐसे निकाल सकते हो पहले का। फिर विच रेफरेंस टू द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द केव्स एज बादमी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। और लिखा था बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड बाय द अजीब कास्ट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य एट एलोरा। केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन करेक्ट। तो अब यहाँ लिखा है बादमी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स। अब बादमी तो जहाँ तक मुझे याद है कैपिटल थी होयसलास की, राइट। तो ऐसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स तो ऐसे यार भीमबेटका भी है, बहुत पुरानी है वो, तो न्योलिथिक के भी पुरानी टाइम की है। और बराबर अगर ये कह रहा है बादमी केव्स उस टाइम की है, तो और ये बराबर रॉक कट केव्स ये तो अजीब कास्ट बाय मेड बाय तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है ये तो जैन था, राइट। मौर्य एम्परर ये जैन था। और दूसरी चीज़ है कि अजीविकास तो मोस्टली उस टाइम पे थे, बुद्धा के टाइम पे कंटेम्प्रेरी था उसका अजीविका सेक्ट वाला, तो उनके लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए, ये तो थोड़ा वैसा लग रहा है कि इसमें और इतनी फैक्ट भी हैं, क्या पता कोई और केव बनाई हो या फिर अजीविका के लिए नहीं जैन के लिए बनाई हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, किसी तीन है चांसेस ज़्यादा हैं। एट एलोरा केव्स वर मेड ऑफ डिफरेंट वेज, तो हाँ ये हो सकता है एलोरा में बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों हो सकती हैं, अजंता में भी हैं, तो देर इज़ अ चांसेस थर्ड विल बी करेक्ट। तो थर्ड अर्ली है तो अपने को पता है थर्ड इज श्योरली करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। फिर recombinant DNA technology जेनेटिक इंजीनियरिंग allows genes to be transferred across different species of the plant। हाँ हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा है। अगर जीन मॉडिफिकेशन होता तो होता कि उसको सिर्फ आप मॉडिफाई कर रहे हो, राइट, उसमें फिर आप वो नहीं कर सकते दूसरे में। यहाँ इंजीनियरिंग वर्ड लिखा है, लाइक कि जीन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इंजीनियर का आप कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग में आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, राइट, मॉडिफाई करते हो सारी चीज़ें। एनिमल टू प्लांट्स हाँ हो सकता है, चांसेस हैं। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म हाँ ये भी कर सकते हैं, नो इशू, तीनों चीज़ें हैं, पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। चाइनीज ट्रैवलर यूंग चांग हूँ सांग who visited India recorded the general condition and the culture of the India at that time. In the context which of the following are correct? The road and river road completely immune from robbery. Completely immune यार ये तो फिर तो बहुत एक्सट्रीम हो गई ना कि एक भी चोरी नहीं हो रही थी या फिर डकैती हो रहे थे, क्या पता एक दो हो गए हों या फिर उसने एक दो इंस्टेंस हों उस टाइम पे, तो ये तो थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी पहली। दूसरी एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑर्डेड बाई फायर वाटर एंड पॉइजन फॉर डिटर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिंग द नोशन ऑफ गिल्ट ऑफ द पर्सन, तो हाँ हो सकता है, ये नॉर्मल सी जनरल स्टेटमेंट है। द ट्रेड्स मैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट द फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, तो हाँ ठीक है, एक अगर किंगडम है तो किंगडम में किंग टैक्स तो कलेक्ट करेगा, इन्हें टैक्स और फीस, तो फेरीज और बैरियर ऐसा होते थे उस टाइम पे, तो टैक्स वगैरह कुछ तो पे तो करते ही होंगे वो। 2 and 3 जनरल स्टेटमेंट ठीक है, पहली वाली एक्सट्रीम थी कम्प्लीटली इम्यून, तो यहाँ से गलत हो गया। फिर 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? स्टार टोर्टोइज, मॉनिटर लिज़ार्ड, पिग्मी हॉक, स्पाइडर मंकी। पिग्मी हॉक तो होगा, राइट, ये तो पाया जाता है। और मॉनिटर लिज़ार्ड्स भी पाए जाते हैं। स्पाइडर मंकी ये थोड़ा नाम अलग है कि स्पाइडर प्लस मंकी, तो एक अलग ही स्पीसीज टाइप का लग रहा है। स्टार टोर्टोइज तो ये भी हो सकता है जनरली चांसेस, तो इसमें मोस्टली स्पाइडर मंकी को छोड़ के बाकी तीनों के लग रहे हैं कि 4 हो सकते हैं, क्योंकि टोर्टोइज इंडिया में काफ़ी सारे पाए जाते हैं, टर्टल भी पाए जाते हैं, लिजार्ड्स भी पाए जाते हैं, पिग्मी हॉक भी हो गया, बस एक यही बचा था स्पाइडर मंकी जो एक अलग सी स्पीसीज़ लग रही है कि मे बी किसी स्पाइडर प्लस मंकी की, तो मे बी ये नहीं पाई जाती हो। तो 1 2 3 ठीक है। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 में से जनरली 3 का रूल होता है, तो सबसे पहले 3 ऑप्शन चेक किया करो। अब 3 पे आ जाते हैं यहाँ डायरेक्ट, ठीक है, ऊपर वाले को ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब आ जाओ 2 4 5 1 3 5, तो 5 में क्या यूरेनियम हो गया हमारा पक्का। 2 4 1 3, 2 और 4 का एक बार कॉम निकालो, फॉर्मल्डिहाइड, सॉर्बिटॉल, और 1 3 क्या कह रहा है, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। तो आर्सेनिक तो होता है, आर्सेनिक बिहार वगैरह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बीमारी भी इससे होती है, लाइक, तो आर्सेनिक तो मे बी होता है। तो 1 3 5 सीधे आंसर आ गया आपका, ठीक है, ऐसे निकाल के। वैसे 5 और 3 का रूल हमेशा वर्क नहीं करता, अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से ऑप्शन ये है कि 3 पे तो कर सकता है, राइट, तो अगर 3 पे भी कर रहा है तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे। अगर लेकिन सबसे पहले ये देखा करो, अगर आपको लग रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है तो फिर ऑप्शंस के थ्रू जाया करो, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओके। तो ये हो गया आर्सेनिक। और फॉर्मल्डिहाइड तो इसमें ये नहीं होगा कि फॉर्मल्डिहाइड तो वैसे होगा नहीं, अगर होगा तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसमें पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 3 5।
फिर विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर directly elected by the people of these were nominated by the International Congress and Muslim League elected by the provincial legislative assemblies selected by the government for their expertise in constitutional matter। तो गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये तो बहुत वैसा है, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है एक्सपर्टीज़ को। अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन तो उन्होंने कराए नहीं थे इसके लिए, प्रोविंसेस के लिए, राइट, पीपल के सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो तरीके के लोग थे, एक जो प्रोविंसेस से आ रहे थे, एक जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे, ठीक है। प्रोविंसेस वाले जो आ रहे थे वो क्या थे, उनको इलेक्ट कर रहा था कौन, वो थ्रू इलेक्शंस आए थे बाई प्रोविंशियल असेंबलीज़, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट को नॉमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा सर, इसमें तो सीधे आ जाएगा आपका ये इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्योंकि यहाँ लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो इन दोनों के अलावा और कोई पार्टी नहीं थी क्या, राइट। इसके अलावा भी तो काफ़ी सारी पार्टीज़ थी जो जिनको रिप्रेजेंट करना था, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, तो यार पीपल कहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे तो फिर काफ़ी लोग को तो फ्रेंचाइज भी नहीं थी उस टाइम पे, राइट। इन चीज़ों की फ्रेंचाइज तो आपको बाद में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो उसके पहले तो उतनी फ्रेंचाइज भी नहीं थी, तो प्रोविंस से डायरेक्ट इलेक्शन कैसे ही कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और उसको लाइक इतनी जल्दी बनानी थी मोस्टली टाइम में, तो उसके लिए फिर आप इलेक्शन कराओगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर लोग चुने जाएंगे, उसके बाद फिर वो बनाएंगे, तो ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन भी शो करेंगे, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज़ के PLA के जो मेंबर हैं ये तो इलेक्शन से ही आए हैं ना, फिर इनके इलेक्शन से फिर ये इसमें चुन लिए जाएंगे, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल्स कौन कौन से, सी काऊ, सी हॉर्स, सी लॉयन। तो इसमें क्या है, सी काऊ और सी लॉयन और सी हॉर्स तो आई थिंक ये फिश है, सी हॉर्स इसका नाम है बस सी हॉर्स, बाकी ये फिश है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसमें, राइट, क्योंकि सी काऊ तो मैमल है, सी लॉयन भी मैमल होगा। और इसमें देखोगे तो सी काऊ को तो आई थिंक डुगोंग बोलते हैं, डुगोंग के भी क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, किसी ने रिपीट किए हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। बाकी देखो ऑप्शन में जैसे अब है, तो इसमें आप देखो 1 की पॉसिबिलिटी कम है, 3 की पॉसिबिलिटी कम है, बीच में आ जाओ 1 3 2 3 3 3 कॉमन हो गया। सी काऊ और सी हॉर्स में से क्या हो जाएगा, सी काऊ हो जाएगा वैसे, ठीक है। और बाकी अगर ओनली पेयर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है, 3 है, आपको एक पता है अगर सी काऊ है, ठीक है, बाकी 2 में से एक हो सकता है, नहीं एक नहीं हो सकता, तीनों सही थे, कम पॉसिबिलिटी है, तो क्या करना, ओनली 2 पेयर करके आना, ठीक है। फिर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट करने के लिए कहीं भी हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों हो सकता है, राइट। ये तो बेसिक नॉलेज है उसकी। If a sufficient amendment seek the changes in the federal character of a constitution, the amendment also require the ratified by the legislature of all the states of India। तो all the states नहीं होगा ना, वो तो 50% का प्रोविज़न है, तो क्या हो जाएगा इसमें, neither 1 neither 2। फिर कंसीडर द फॉलोइंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, हाँ, टेक मेंबर ऑफ लोकसभा कमेटी, हाँ, स्पीक इन अ लोकसभा, हाँ, वोट इन अ लोकसभा, वोट नहीं हो सकता। क्यों वोट नहीं हो सकता, वोट देने का सिर्फ चांसेस उन्हें हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राइट, जो इलेक्ट होकर के आए हैं वहाँ पे मेंबर हैं, या फिर नॉमिनेट भी हो सकते हैं, बट ये तो मेंबर होता ही नहीं ना अटॉर्नी जनरल, तो उसको वोट करने का पार्टिसिपेट कैसे मिल जाएगा, राइट। तो वोटिंग किट नहीं होते ऐसे, तो 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या, ओनली 3 पेयर हो जाएगा अगर वैसे में आएगा, बाकी 1 2 3 है ऐसे आंसर, ठीक। फिर देखो, with reference to the usefulness of byproduct of sugar industry, which of the following are correct? Bagasse can be used as a biofuel for generation of the energy, हाँ ठीक है। Molasses can be used one of the feedstock of the residue synthetic chemical fertilizer, molasses can be used as the production of ethanol, तो ठीक है। अब देखो बगास और अगर मोलासेस का आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, हिंदी में जाना है। खोई को, ऊर्जा और सीरे को, तो क्या है, शुगर केन है, शुगर केन का खोई मतलब क्या हो गया, उसका जो वो ऐसा भूसा टाइप का निकलता है, उसको उसमें से केन में से पूरा जूस निकालने के बाद, राइट, वो हो गया। और सीरा मतलब उसका जो लिक्विड पार्ट है पूरा,
मोलासेस सीरा उसे ही बोलेंगे, राइट। तो ऐसे डिफरेंस समझ में आ गया, कभी कन्फ्यूज़न होगी बगासे और मोलासेस नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में जाना, ठीक है। तो सीरे का मतलब वो जो लिक्विड पार्ट आ जाएगा पूरा वो, और बगास का मतलब वो जो उसका पार्ट आता है खोई जिसे बोलते हैं, राइट, वो चीज़। ये हो जाएगा। कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, हाँ हो सकता है। कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र। तो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है तो मे बी यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड आया हुआ है, राइट, सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र, तो मे बी ये ना हो। मोलासेस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल, ये तो ठीक है कि एथनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र तो यार बनाना थोड़ा मुश्किल है उस चीज़ से, राइट। तो 1 और 3 और सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र लिखा है यहाँ पे, तो ये चीज़ थोड़ी डाउट में है। तो पहली और तीसरी तो करेक्ट होगी, बाकी दूसरी तो डाउट में है, ये रॉन्ग ही होगी ये, ठीक है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम अ सीजन आर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रेवोल्यूशन रेट ऑन द सन, एलिप्टिकल लैटिट्यूडल रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस। क्या वेरिएशन इन डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, तो अर्थ रोटेशन अपनी एक्सिस पे कर रही है तो उससे वेरिएशन तो नहीं होते। अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इसमें भी बात की गई है। इसमें कहा जाए टिल्टेड एक्सिस पे, इस पे कह रहा है एलिप्टिकल मैनर में, एलिप्टिकल मैनर में कर रहा है, लेकिन टिल्टेड और कह रहा है लेंथ एंड टाइम में वेरिएशन होती रहती है फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, तो रेवोल्यूशन के थ्रू ही होती हैं वो, राइट। लेकिन और टिल्टेड एक्सिस है, हाँ थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड एक्सिस है अर्थ का, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। दिन कभी ज़्यादा होता है इस साइड, इस इधर दिन ज़्यादा होगा, इधर रात हो जाएगी, इधर ज़्यादा बड़ी, और जब चीज़ ये उल्टा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या नाम है, दिन इस वाले रीजन में दिन ज़्यादा होगा, इसमें रात आ जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हो सकता है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी, रेवोल्यूशन ऑन द अर्थ टिल्टेड एक्सिस पे, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15 पे। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट, वाई। तो नर्मदा वेस्ट में जाती है, बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर ईस्ट में जाती हैं, क्यों। इट ऑक्यूपाई अ लीनियर रिफ्ट वैली, हाँ ये तो ऑक्यूपाई करती है। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरास, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट द थिंग ये आंसर नहीं है ना, रीज़न ये किसने कहा क्या, वाई। अब वो विंध्यास और सतपुरा के बीच में जाती है तो वो तो ईस्ट की तरफ भी जा सकती है ना, वेस्ट की तरफ ही क्यों जा रही है, तो इसका रीज़न नहीं है। द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, अब लैंड अगर स्लोप कर रही है वेस्ट की तरफ फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, राइट, तो फिर सारी नदियों को ही तो फिर इसमें ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो इसने कहा है सिर्फ नर्मदा ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, बाकी सारी ईस्ट की तरफ जाती हैं, तो मतलब D3 वाला भी तो रीज़न नहीं होगा, राइट। तो इसमें आ गया आंसर आ जाएगा 1 ओनली। फिर ऑफ द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन द आइस कैप एंड ग्लेशियर, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन द लार्जेस्ट पोर्शन फाउंड इन एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एंड क्लाउड, ये तो नहीं होगा। फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर भी नहीं होगा। अब ये दो चीज़ें आ गई, फ्रेश वाटर और ग्राउंड वाटर। अब देखो अगर मान लो तुम ये मान रहे हो कि बी क्या है, फ्रेश वाटर और लेक्स वगैरह, ठीक है। अब लेक्स में पूरा पानी है, ठीक है, लेकिन अब नीचे ग्राउंड वाटर में आप कह रहे हो कि उससे कम पानी है, तो ऊपर का जो पानी है ये रिसीड करके नीचे ही तो जाता रहता है, राइट, नीचे ही जाएगा। और अगर नीचे पानी नहीं होगा तो ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर डालोगे तभी तो नीचे पूरा, अगर नीचे भी पानी हुआ भरा हुआ तो फिर वो ऊपर ही रहेगा, वो और नीचे नहीं जाएगा, राइट, समझ रहे हो। तो मेन चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा पानी होगा तो नीचे होगा मोस्टली वो, ठीक है, फिर ऊपर होगा, तो इसलिए क्या होगा, सबसे ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा और फ्रेश वाटर में कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर से ही हो करके तो नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर में तो कलेक्ट होता रहेगा पूरा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा, उसके बाद आएगा फ्रेश वाटर एंड रिवर्स, ठीक है। तो ये सी हो गया। फिर नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, लोकतक, बैरल रेंज, नामदफा, दाफला हिल्स। तो इसमें नोकरेक तो देखो नोकरेक बायोस्फीयर ये तो मेघालय में होता है, तो ये गारो हिल्स पे हो सकता है, राइट। बाकी लोकतक बैरल रेंज में है, नामदफा डाफला में, इन दोनों में थोड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि नामदफा आई थिंक डाफला में नहीं है, आई थिंक ये मिशमी में है, वो भी। ये तीनों रेंज देखो नॉर्थ ईस्ट की हैं, बैरल रेंज भी नॉर्थ ईस्ट में है, डाफला भी नॉर्थ ईस्ट में, तो इसके लिए आप इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि तुरंत की डाफला और वो दोनों वहीं पे होंगी, राइट।
तो इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो हिल्स वगैरह इसके लिए पढ़ लेना। नामदफा ये तो अरुणाचल में है आई थिंक, और यहीं पे फ्लाइंग स्क्विरल भी पाई जाती है। लोकतक लेक कहाँ है? मणिपुर में आई थिंक लोकतक लेक है। और बरेल रेंज लिखी हुई है, ये इसमें नहीं, आई थिंक ये दोनों मैचिंग में नहीं है, राइट। तो इसमें वन ओनली होगा, बाकी इसके लिए आपको थोड़ी इन्फो चाहिए होगी करने के लिए, ठीक है। बाकी उसके अलावा फिर बाकी नहीं, तो अगर वैसे समझ में ना आए तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा इसमें। फिर या तो आपको 1 2 3 मार्क करना होगा, या तो फिर 1 and 2, 2 and 3, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है। अब देखो 6 हैं, 6 में से क्या आ जाएंगे? 4 के ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे 6 का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, ये दोनों तो होंगे ही। रोटेशन ऑफ द अर्थ हो सकता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी इसमें काउंट हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। किसी टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा है, क्या पता है इतने साल से अर्थ कर रही है, मिलियन ईयर्स हो गए हैं, राइट। तो रेवोल्यूशन की वजह से भी कुछ चेंजेस आए, क्योंकि अंदर तो पार्टिकल्स हैं जो कोर के हैं, वो थोड़े से चेंज हो रेवोल्यूशन की वजह से, राइट। तो हो सकता है कि सारे हो, तो डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि डायनेमिक चेंज है, कोई सर्टेन वो नहीं दिया हुआ है कि कितना चेंज आएगा या फिर बहुत ज़्यादा आएगा, कम आएगा, थोड़ा सा भी आ गया रेवोल्यूशन की वजह से, स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये एक तरीके से ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। यही सेम क्वेश्चन ऐसा 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है, और लगभग हर 1-2 साल पे रिपीट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, जोनल काउंसिल नहीं है, जोनल काउंसिल एक्ट से बनाई गई है। तो 1 2 3 तीनों नहीं है। द डिमांड ऑफ द तेभागा मूवमेंट इन द बंगाल वॉज फॉर। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है, तेभागा, भाग मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, ठीक है। सर्टेन शेयर, ये आप बोल सकते हो कितना शेयर चाहिए भाई, सर्टेन। और तेभागा, ते से क्या लग रहा है? लगभग 3 ऐसे बोल लो, ते भागा, कितने भाग? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाग का मतलब तो पता लग गया कि शेयर है। द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 टू द 1/3। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने। ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू द पीजेंट एज दे वर एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। ये तो वैसे ही हो जाएगा भाई बहुत, और यूरोपियन सोसाइटी का लग रहा है कि पीजेंट को लैंड दे देना, और उस टाइम पे ज़मींदार कौन ही देता लैंड। द अपरूटिंग ऑफ द जमींदार सिस्टम एंड द एंड ऑफ द सर्वडम, ये भी यार बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है कि भाई सिस्टम ही कर देना। और ये कह रहे हैं तेभागा पीजेंट मूवमेंट था बंगाल में, तो बंगाल में ज़मींदारी यार ऐसे थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी ज़मींदार के खिलाफ। राइटिंग ऑफ द पीजेंट डेप्थ्स, कि पीजन के सारे डेप्थ्स ही माफ़ कर दो। इसमें तो भाग का कोई आइडिया, नाम ही लिखा है भागा, तो ते भाग मूवमेंट, तो भाग मतलब यार शेयर ही होता है। तो रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 टू द 1/3, ये सबसे करेक्ट लग रहा है इसमें, और ए में है भी, तो ए एंड आगे आपका 20 का ए। फिर द पार्लियामेंट मेक एनी लॉ फॉर द होल एनी पार्ट ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तो ये किस में आ जाएगा? इसमें तो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर पॉलिटी का बेसिक पॉलिटी आपने पढ़ी है तो, ठीक है। 5 केसेस होते हैं जिसमें पार्लियामेंट बिना उसके इंटरनेशनल लॉ बना सकता है किसी भी स्टेट के सब्जेक्ट पे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, रेलवे एंड कम्युनिकेशन आई थिंक होता है, मदर टंग होता है, राइट, और भी तो जो होती हैं याद कर लेना फिर से एक बार। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, ट्रीज़ जो होती हैं वो रिप्लेस नहीं करती ग्रास को एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल। इंसेक्ट एंड फंगाई नहीं होना चाहिए। लिमिटेड सनलाइट पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। वाटर लिमिट्स एंड फायर, ये भी हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, ये दोनों काट दो। अब ये कह रहा है कि ग्रासलैंड रिप्लेस नहीं करते, अगर लिमिटेड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स कम होते तो फिर ग्रास भी क्यों आती, राइट। और वाटर लिमिट एंड फायर, ये हो सकता है कि घास आती हो, और मोस्टली ग्रासलैंड में ये बहुत ज़्यादा होता है कि ये फायर वगैरह। और ये क्वेश्चन देखो 2000 आई थिंक लास्ट जो था 2012 उसमें भी आया हुआ है कि ट्रॉपिकल सवाना वाला आई थिंक ऐसा करके, और 2014 में भी आया गया। ये सारे टॉपिक देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। फिर देखो इसमें आई थिंक वाटर लिमिट और फायर ही होगा, क्योंकि ग्रासलैंड डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेज एज द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी।
तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? ऑप्शन देखो, पहला ओशियन, ओशियन, मैंग्रोव, मैंग्रोव। तो या तो ए और डी में से होगा या तो बी और सी में से होगा। तो अब ये देख लेते हैं, ओशियंस, ओशियंस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है कि मैंग्रोव्स में ज़्यादा होती है? मैंग्रोव्स जहाँ होते हैं वहाँ पे प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। और ओशियंस में देखोगे तो मेजॉरिटी एनिमल्स वाली चीज़ें मिलेंगी, लाइक फिशेस वगैरह मिल जाएंगी आपको, प्लांट की वैरायटी उतनी नहीं मिलेगी। और मैंग्रोव जो होता है वो इकोटोन भी होता है, मतलब दो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे बना हुआ, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं प्रोडक्टिविटी के ज़्यादा होने के। तो क्या आ जाएगा? मैंग्रोव्स पहले आ जाएगा। तो मैं अब बी और सी में से देख लो कौन सा होगा, ये दोनों तो कट गए। मैंग्रोव्स के बाद ओशियन या ग्रासलैंड? तो ग्रासलैंड हो सकता है, क्योंकि ग्रासलैंड में भी आप देखोगे तो पेड़ और प्लांट, फ्लोरा और फौना दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ओशियंस में क्या होगा? ओशियंस में सिर्फ क्या नाम है, वो फौना की स्पीसीज जो है, फ्लोरा की स्पीसीज़ बहुत कम आएंगी, लाइक उतने नहीं आएंगी। और पानी के अंदर है तो इंसेक्ट्स वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत जो फिश आते हैं वो आएंगी। लेकिन ग्रासलैंड्स में आपको जो टेरेस्ट्रियल वाले इंसेक्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे, फ्लोरा भी आ जाएगा, फौना भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और प्रोडक्टिविटी की भी बात कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी आपको देखेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ग्रास में तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो ऑप्शन सी विल बी मोर ग्रेट, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स, फिर ओशियंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछ रहा है 24 क्वेश्चन में कि कॉन्टोर बडिंग इज़ अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन डेजर्ट मार्जिन, लो फ्लैट प्लेन्स, स्क्रबलैंड्स, नन ऑफ द अबव। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्टोर बडिंग नहीं पता है तो लॉजिक लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जाना पड़ेगा नन ऑफ द अबव के लिए, क्योंकि अब कॉन्टोर बडिंग आपको पता ही नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर तो आप इसमें 1 2 3 लगा के आओगे और सारे तो सही होंगे तो कुछ कुछ तो गलत होंगे भी, ये तो चांसेस हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट कॉन्टोर बडिंग के देखो क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, 2014 में भी आया हुआ है और 2012-13 में भी आया हुआ है, राइट। तो कॉन्टोर बडिंग अब होता क्या है, काउंटर बडिंग एक बार ये बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये टेरेन होती है, एक मान लो वो है हिली एरिया, माउंटेन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कॉन्टोर लगाए जाते हैं ताकि ये जो नीचे जो पूरी स्टीप ग्रेडियंट या इरोजन हो रहा है वो नीचे ना जाए, पानी यहाँ से पूरा नीचे ना चले, फसल पूरी एकदम बह के नीचे ना, स्टीप वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्टोर्स लगाए जाते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट देते रहें, ठीक है। तो ये हिली एरिया के लिए होते हैं, ना डेजर्ट के लिए होते हैं, ना नो फ्लैट के लिए होते हैं, ना स्क्रबलैंड्स के लिए होते हैं, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। फिर तो गवर्नमेंट एनेक्टेड पेसा टू 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इज ऑब्जेक्टिव? सेल्फ गवर्नेंस हाँ देने के लिए है, रिकॉग्नाइज कर दी ट्राइबल राइट्स हाँ है, क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ये तो 6 शेड्यूल का काम है ना, और फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हाँ लोगों के अगर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये पॉजिटिव चीज़ है, उनको एक्सपेंड करने की, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमस रीजन क्यों बनेंगे? ऑटोनॉमस रीजन तो 6 शेड्यूल के अंदर बनते हैं, तो नॉट आइडेंटिफाइड क्या हो जाएगा? 6। फिर अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 विच ऑफ द अथॉरिटी इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स और बोथ। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्टेट फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट, तहसीलदार, ग्राम सभा। तो मोस्टली इसमें क्या होगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्यों होगा? क्योंकि ग्राम सभा पैसा बनाया गया, ये जो सबसे ज़्यादा पावर है, अगर कोई भी हो, चाहे पैसा एक्ट आप पढ़ लो, चाहे FRA एक्ट हो गया, ठीक है। मोस्टली जो अगर ग्राउंड लेवल पे अगर नीचे की बात करोगे ना, सबसे ज़्यादा पावर किसको दी गई है? ग्राम सभा को। तो ऑप्शन में ग्राम सभा भी आपका एक की थीम है, ग्राम सभा से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ग्राम सभा को लेकर के था, और इसके पहले भी जो पढ़ा था ये पैसा वाला, इसमें भी ग्राम सभा का प्रोविजंस दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आता है ऑप्शंस तो आपको क्या करना है? ग्राम सभा पे टिक करके आना है। ग्राम सभा बहुत मेजर थीम है UPSC की, जिससे क्वेश्चन वो पूछता है। फिर देखो, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स एंड अल्फा टॉक्सिन्स विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग। अल्फा टॉक्सिन्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, इंसेक्ट, वायरस। अब देखो इसी को अब हिंदी में पढ़ लो एक बार। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव के भंडार कारण परिणामस्वरूप अवयवों में उत्पादन होता है, जिसे अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने के आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता। अल्फा टॉक्सिन किसे कहते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी और विषाणु। अब देखो इसमें क्या है, अब खाने की चीज़ें है, क्या लिखा है? अनाज। तो अनाज में क्या होता है? मोस्टली कैसे फफूंदी लग जाती है, लाइक हमारे यहाँ बोलते हैं कि जैसे अगर आप चपाती ले लो, एक चपाती को भी अगर आप काफ़ी दिन ऐसा कैस्ट्रॉल में रखे रहोगे, उसके बाद उसको खोलो तो उसमें देखोगे ना ऐसे वाइट वाइट सा, ग्रीन ग्रीन सा लगा रहता है, क्या होती है? फफूंदी होती है मोस्टली इन द केस। तो उसे क्या बोलते हैं? मोल्ड्स।
तो क्या हो जाएगा, मोल्स। इसमें सीधे आंसर आपका आ गया हिंदी में पढ़ के। अगर हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अगर वो वर्ड तुमने कहीं सुना है या फिर ऐसे, तो वहाँ से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द, किस में है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में कभी बात नहीं कही, ये सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स देते हैं। प्रियम्बल, डीपीएसपी, हाँ प्रियम्बल और डीपीएसपी हो सकता है, इन दोनों में है। फंडामेंटल राइट डीपीएस फंडामेंटल राइट में नहीं है ना, ये होगा नहीं, राइट। तो इसमें क्या आ गया आपका बी। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था ये। ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड एंड देयर पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ई वेस्ट। तो कौन कौन सा ई वेस्ट है जो रिलीज़ होता है, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्ताचर, मरकरी, लीड, प्लूटोनियम। तो देखो 7 में से 5 का रूल होता है मोस्टली, ये अगर 7 है तो 5 आएंगे। यही सेम चीज़ जैसे 2022 का भी पेपर आया था सुनामी और सोलर फ्लेयर वाला, उसमें भी 7 थे, 7 में से 5 सही थे। तो 7 में से 5 का रूल मोस्टली होता है। तो इन द केस अगर 7 आए तो उसमें से 5 वाला ऑप्शन देख लो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये 5 वाला ऑप्शन देख लो आप। 1 2 3 5 6 एक कह रहा है, और ये क्या कह रहा है 1 3 4 6 7, 4 और 7 इसमें अलग है, इसमें 2 और 5, तो 2 और 5 और 4 और 7, ठीक है, ये दोनों है। अब आप देख लो कैडमियम और मरकरी हो सकता है, या फिर हेप्ताचर या प्लूटोनियम। तो हेप्ताचर और प्लूटोनियम तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वो है कि नहीं होने वाले, राइट, मोस्टली। तो मोस्टली क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा मरकरी तो होना चाहिए और कैडमियम भी, तो 2 और 5, तो आंसर आ गया इसमें बी। ठीक है। और इन द केस अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो, उसमें भी आपको लग रहा है कि ये दोनों भी हो सकते हैं, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा डी में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव में। फिर एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाम क्या लिखा है, एसिड रेन, एसिड। इन सब में से देखो चारों में एक ही, इन्हीं दो में ये दो सब्सटेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड, यही दोनों एक ऐसे हैं जो इनके नाम से लग रहा है कि थोड़े एसिडिक इन नेचर हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो वैसे ही यार इतने सारे, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन तो एबंडेंस में, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 74%, राइट। तो अगर नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी ज़्यादा है हमारे पास, तो इसकी वजह से तो फिर हमारा जो क्या नाम है, जितनी भी रेन होती है हमेशा, वो हमेशा एसिडिक ही होनी चाहिए, राइट। तो ये तो होगा नहीं फिर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे में सफिशिएंट क्वांटिटी में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इससे भी फिर हमेशा एसिड रेन होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन का मिलना कार्बन डाइऑक्साइड से, यार ये कोई रीज़न दे नहीं रहा है, राइट। तो ये क्योंकि ओजोन भी तो प्रेजेंट ही है, बस एक ही इसमें केस आता है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो थोड़े एसिडिक नेचर में भी, नाम भी इनका एसिडिक लग रहा है, नाइट्रस और सल्फर, और ये दोनों मिल करके और पोल्यूशन करके फिर एसिड रेन हो भी सकती है, और ये कभी कभी होते भी हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी एसिड रेन भी होती है, राइट। तो क्या हो गया, इसमें डी आ जाएगा आंसर, और डी में आ भी रहा है, ये ए और डी में मैंने बताया। फिर देखो, with reference to the food chains in the ecosystem, consider a food chain illustrate the order in which the chain of the organism fed upon each other। हाँ ये ठीक है कि एक फूड चेन होती है जिसमें चेन दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ठीक है। फिर फूड चेन आर फाउंड विथ इन द स्पीसीज ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो गलत हो जाएगा, विथ इन द स्पीसीज, एक स्पीसीज़ है और एक ये दूसरी स्पीसीज़ है, ये दूसरे को खा सकती है ना। अब जैसे ईगल है, ईगल आ गया, अब उसने स्नेक को खा लिया, स्नेक की अलग स्पीसीज़ है, ईगल अलग स्पीसीज़ है, राइट। यहाँ फ्रॉग है, फ्रॉग अलग आ रहा है, स्नेक अलग है, फ्रॉग ने इसको खा लिया, मतलब स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ है ना, विथ इन द स्पीसीज़ कैसे होगा। अब फूड चेन इलस्ट्रेट करता है नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर, तो नंबर थोड़ी ना शो करता है कि इतने नंबर ऑफ फ्रॉग, इतने नंबर ऑफ स्नेक्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्नेक्स ने इतने नंबर ऑफ फ्रॉग्स को खा लिया, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। को एनर्जी में होता है, बायोमास में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ओनली आ जाएगा आंसर आपका। फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगा, काजीरंगा, मानस, साइलेंट वैली, कावेरी, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आई थिंक नन होगा। बाकी अगर लॉजिकल बेसिस पे देखोगे तो इसमें कॉर्बेट से गंगा आप लगा सकते हो, एग्ज़ाम हॉल में अगर लगाओगे तो कॉर्बेट के पास से गंगा जाए तो चांसेस हैं में भी निकल सकती है। साइलेंट वैली से कावेरी भी निकल सकती है। काजीरंगा से मानस का निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मानस के नाम पे एक दूसरा पार्क ऑलरेडी है, मानस नेशनल पार्क, राइट, तो वहाँ से होगा। तो मोस्टली ये ऐसे करोगे तो आपका 1 और 3 आ जाएगा इसमें, राइट, विद द लॉजिकल सेंस। बट लॉजिक सेंस से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा आपका, क्यों, क्योंकि इसमें
कॉर्बेट नेशनल पार्क से आई थिंक गंगा नहीं निकलती, रामगंगा निकलती है। और साइलेंट वैली से कावेरी नहीं निकलती, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है आई थिंक कंपनी या ऐसे कुछ नाम है काबिनी, वो निकलती है। तो इसके लिए और इससे भी नहीं होगा, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा, तो नन होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट लॉजिक से नहीं लगते, उसमें गलत होंगे वो, ठीक है। लेकिन बट द थिंग आपको क्या करना है, लॉजिक से ही सॉल्व करना है, क्योंकि एट लास्ट जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो उसमें तो आप प्लस में ही आ रहे हो ना। हमें टोटल से ओवरऑल से मतलब है, बीच के 2-3 क्वेश्चन गलत है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्वेरियस, नॉस्टैक, स्पायरोगेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, एक ही चीज़ लिखिए। तो पहले लिखा एग्रेसियस, नॉस्टैक, स्पायरोगेरा। अब मुझे एग्ज़ाम में अगर लगाना होता है तो इसमें मैं मोस्टली तो 2 3 ऑप्शन में 2 हैं, 3 भी 2 में दे रखा है, तो मोस्टली मैं 2 और 3 मार के आता है ऐसा, नॉस्टैक और स्पायरोगेरा, क्योंकि ये वर्ड भी वैसे आया हुआ है। ये नॉस्टैक भी रिपीटेड है और स्पायरोगेरा भी रिपीटेड है, ये दोनों पहले भी यूपीएससी ने पूछ चुका है, राइट। तो वैसे इसमें होगा तो सिर्फ बी, नॉस्टॉक। लेकिन स्पायरोगेरा भी इसमें अगर लॉजिक से आप जाओगे तो फिर 3 है, 3 में से 2 लगाओगे, 1 और 2 लगा सकते हो या फिर 2 और 3 लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें अब ऑप्शन तीनों के सही होने का ऑप्शन 1 2 3 का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एक तो गलत है इसमें, राइट, एक तो गलत होगा। तो अब इसमें एग्रेरियस, नॉस्टैक या स्पायरोगेरा, तो तीनों में से एक काट सकते हो। मान लो अगर आपने फर्स्ट वाला काटा, ठीक है, ओनली पेयर, तभी 2 पेयर हो जाएगा, राइट। तो इसमें अगर 2 पेयर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ओनली 2 पेयर लगा सकते हो या 1 पेयर, क्योंकि ऑल 3 का सही होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा फिर, इसमें 2 ओनली वैसे हो जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए या पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं तो इनको पढ़ के जाना, ताकि इन द केस अगर ऐसे क्वेश्चंस फिर से आते हैं तो फिर आगे चल के कभी डाउट ना हो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, एक्सक्रीशन बाय द यूरिया ऑफ बाई एनिमल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल बाई अ मैन, बर्निंग ऑफ कोल, कोल में तो यार कार्बन होता है ना, और भी कह रहा है टू द सॉइल, सॉइल में क्या, अगर मान लो कोल आप जला रहे हो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन है तो फिर वो तो गैस के फॉर्म में होगा, और वैसे तो ऐश निकलती हो तो कार्बन शूट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन तो नहीं होती। डेथ ऑफ वेजिटेशन तो इसमें से हो सकता है, तो 1 और 3 इसमें आंसर आ गया, इसमें भी देखो 2 है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ लॉयन टेल्ड मैकेक कैन बी फाउंड, लॉयन टेल्ड मैकेक कैन बी फाउंड नेचुरल हैबिटेट। अब ये देखो नेचुरल हैबिटेट पूछा लॉयन टेल्ड मैकेक का। अब मान लो आपको नहीं पता इसमें क्या करना है कि कौन से स्टेट्स लगाऊं। अब ये देखो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये हो गए, और आंध्र प्रदेश एक अलग मान लो। क्यों, अब देखो ये ऐसे रीजन है, ठीक है, ये हो गया आपका केरला, ठीक है, और ये हो गया आपका लगभग ऐसा तमिलनाडु, और यहाँ से पूरा आपका पूरा ऐसा वो गया हुआ है कर्नाटका, ठीक है, ऐसे में यहाँ से थोड़ा आंध्रा भी लग जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अब ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट पे देखोगे ना, जो मेन जो पाए जाते हैं नीलगिरी वगैरह सारी चीज़ें, नीलगिरी और सतमंगलम, ये जो सतमंगलम हाँ सारी यही है। तो यहाँ पे जो रिजर्व ये जो पॉइंट है ना, ये इतना ज़्यादा कम पॉइंट है कि किसी कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। अगर लॉयन टेल्ड मैकेक मान लो अगर तमिलनाडु में है इस एरिया में, तो वो वहाँ से कर्नाटका भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट आंध्रा के चांसेस थोड़े कम है कि आंध्रा थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, तो उसको पूरा पूरा ट्रैवल करके पूरा इतना जाना पड़ेगा। बट तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ये तीनों इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना उस पॉइंट पे कि अगर वहाँ पे कोई स्पीसीज़ है तो तीनों जगह पाई जाएगी, वो किसी एक रीजन में नहीं होगी। तो ये तीनों 1 2 3 होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 4, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें आ जाएगा ऐसे। फिर देखो बुद्धिस्ट रॉक कट शेप्स आर कॉल्ड चैत्याज वाइल सम ऑफ आर कॉल्ड विहाराज। व्हाट डिफरेंस क्या है, विहारा प्लेस ऑफ वर्शिप है, चैत्या डिवेलिंग है और मॉन्क, चैत्या जो वर्शिप के लिए, विहार ड्वेलिंग के लिए मॉन्क्स है, चैत्या इज स्तूपा फॉर इन द केव वाइल एक्सल नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन क्योंकि सेम है, पूरे सेम है, बस ऊपर से नीचे कर दिया है। इसमें चैत्य का ये ड्वेलिंग का बताया है, विहार का वर्शिप बताया है, इसमें चैत्य का वर्शिप बताया है, विहार का ड्वेलिंग बताया है। अब ये देखो अगर आपने नाम सुने, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में उसने नाम सुने होंगे काफ़ी सारे, जैसे प्रीत विहार, सोनिया विहार, ठीक है। तो ये विहार क्या है, विहार मतलब होता ही रहने की जगह, रेसिडेंशियल एरिया, निर्माण विहार। तो ये सारे क्या है, जहाँ भी विहार लग जाए, विहार का मतलब होता है कि वो कोई चीज़ रहने की जगह है।
राइट। और जैसे चैत्य, चैत्य का ऐसे जोड़ सकते हो आप कि चैत्य का क्या होता है, चैत्य का चेतना, चेतना मतलब क्या, जहाँ पे आप मेडिटेशन करो या फिर जहाँ प्रेयर करो, चैत्य वहाँ से आती है जहाँ से चेतना करने के लिए होता है, ठीक है। तो और विहार का मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल, विहारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विहार क्या है, ड्वेलिंग में मॉन्क, और चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म, कि भाई निर्वाणा अटेंड हो गया। अब बुद्धिज्म की बात कर रहा है, बुद्धिज्म में बुद्धा ने क्या बोला है, बुद्धा ने बोला है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, कि वर्ल्ड में सॉरो भरा पड़ा है, और कॉज ऑफ सॉरो क्या है, डिज़ायर, और डिज़ायर को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने सॉरो को कंट्रोल कर लोगे, राइट, यही बोला है। तो निर्वाणा की स्टेज कब आएगी आपकी, निर्वाणा की स्टेज तभी आएगी जब आप डिज़ायर को कंट्रोल कर लोगे अपनी, राइट। तो डिज़ायर इज़ द अल्टीमेट, तो का द एक्सटिंक्शन फ्लेम ऑफ डिज़ायर, स्टेट ऑफ एनिलेशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ की बात नहीं है, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो ये तो हो सकता है मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, ये तो वैसा है। बाकी डिज़ायर ही ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि बुद्धा ने डिज़ायर की ही बात की है मोस्टली। तो ऐसे तो बुद्धिज़्म के कुछ कुछ जो स्पेसिफिक टेनेट्स हैं ना, उनको आप थोड़ा पढ़ के जाना, समझ के, जो ऊपर की फिलॉसफी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बने हैं, मेन बनेगा उसी फिलॉसफी से, ठीक है। तो बुद्धिज़्म की ओवरऑल फिलॉसफी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो कौन कौन सी चीज़ें फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो क्या है, डीपीएसपी मोरल लॉज हैं, राइट, जो गवर्नेंस के लिए हैं, राइट, तो उसके लिए दिया हुआ है। तो फंडामेंटल ये डीपीएसपी विल बी आंसर। फिर द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज इंडिया नेवर वांटेड टू रिन्यू द वर्किंग ऑफ द 1919, नहीं। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ डायरार्की इन प्रोविंसेस, नहीं। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, हाँ, 7 मेंबर थे, सातों के साथ किया थे यूरोपियन। द साइमन कमीशन सजेस्ट द पार्टीशन ऑफ कंट्री, तो पार्टीशन की बात ही नहीं थी उस टाइम तक। ये आया था 1927 में, पार्टीशन हुआ था 1947 में, राइट। तो काफ़ी टाइम था, लगभग 22 साल का गैप है। इंडिया नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द, ये, और वो रिव्यू करने ही आया था, तो ऐसा कोई कहा नहीं कि इंडिया रिव्यू नहीं करना चाहता, गलत है। नो इंडियन मेंबर, ये सही है। रिकमेंड किया था एबोलिशन ऑफ डायरकी, गलत, उसने बोला था कि डायरकी होनी चाहिए, राइट, नहीं, एबोलिशन ऑफ डायरकी उसने बोला था, लेकिन वो रिपोर्ट बाद में आई थी ना, कि एगिटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन के आने, लेकिन साइमन कमीशन के आने का रिपोर्ट तो जाने के टाइम देगा ना, आने के टाइम तो ही ना देगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वॉज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1945 के अराउंड आया था, क्रिस्प प्रपोजल 1942 के अराउंड आया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 के टाइम आई थी, वेवल प्लान आई थिंक 1942 या 40 में आया था, क्या 40, वेवल, लॉर्ड वेवल 1942 या 43 के अराउंड ही आई थिंक होगा ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अराउंड हुआ था, मतलब क्रिस्प प्रपोजल के अराउंड हुआ था, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, क्रिस्प प्रपोजल आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये देखो, ये जो कुछ टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1947 का, इसको थोड़ा पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी भी नॉलेज होगी आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन ऊपर साइमन कमीशन का था, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस में साइमन कमीशन रिपोर्ट के लिए डाल रखा था, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन देख रहे हो, उसी सेट से क्वेश्चन ये बनाया गया है। जैसे मैंने हर बार बताता ना कि एक क्वेश्चन होता है, उसके जस्ट नीचे उसी का दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी के सेंस में। जैसे ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ कौन सा था, फूड चेन्स पैराग्राफ, डीपीएसपी, एसिड रेन, ग्राम सभा वाला था। जैसे ये ग्राम सभा का दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पीसा का पूछ लिया, तो पीसा का भी मेन जो रोल था वो ग्राम सभा को लेकर के ही था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगले साल भी एक आएगा 2014 में, उन्होंने दिया हुआ है लाइक सील गैस वाला, तब मैं दिखा दूंगा। देन प्लीज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, किस किस चीज़ का, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ नॉर्मली ईयर, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, वन कंट्री टू अनदर, और ए कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू, कैपिटल मूवमेंट तो नहीं होगा, राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ। उसके बाद गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री, ये भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा तो इम्पोर्ट भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, वन कंट्री एंड अदर, तो ये तो नहीं होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो पूरी कंट्री का होता है, तो सिर्फ एक कंट्री के स्पेसिफिकली तो नहीं होगा, वन कंट्री टू अनदर,
ये ज़्यादा सही ये लग रहा है, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, और ये ए और बी मैच भी कर रही है। यहाँ पे गुड एक्सपोर्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे ऑल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात कर रहा है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली या ईयर। हाँ सही स्टेटमेंट है ये। ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट ए विल बी द आंसर, और ए में है भी है तो ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। हाँ हो सकता है, ब्रांच एक्सपेंशन हो सकता है, मर्जर मर्ज करने के लिए हाँ हो सकता है, वाइंडिंग अप भी हो सकता है। ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच को एक्सपेंड करने के लिए तो होगा, वाइंडिंग अप भी होगा, 1 2 3 4 ही होगा इसमें फिर। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं, ब्रांच को अगर उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए तो फिर लिक्विडिटी और मर्जर ऑफ बैंक्स, अगर दो बैंक मर्ज हो रही हैं तब तो चाहिए होगा। तो इसमें ये वाला हो सकता है 42 में कि डी हो सकता है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ फिर ये होगा 1 और 4 होगा। बाकी मर्जर ऑफ बैंक्स में तो वो करेगी, परमिशन तो चाहिए होती है, तो 1 डी होगा, 1 2 3 4 पूरे चारों में होगा। फिर एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट, बैंक रेट इंक्रीज़ हो रहा है। बैंक रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब लोन जो होगा वो महंगा मिलेगा, राइट। लोन पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज होगा, राइट। तो लोन लेना मतलब महंगा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लाइकली टू फॉल। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों फॉल होगा, वो तो और बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है बैंक रेट। सेंट्रल बैंक इज़ नो लॉन्गर मेकिंग कॉमर्शियल लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग ईजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब ऊपर के ऑप्शन को अब सीधे सीधे काट दो, अब आ जाओ सीधे बी और सी में। एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आ गई है यहाँ पे, दोनों एकदम सेम है। बैंक इज़ फॉलोइंग ईजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या है, तो अब ये बैंक रेट बढ़ा रही है तो मतलब वो चाहती है कि लोन कम दिया जाए बाज़ार में, मतलब मनी थोड़ा हो, मनी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। 44 इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। डेफिसिट फाइनेंसिंग है मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना जो बजट है, बजट्स में वो क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है जितने रेवेन्यू से। ठीक है, रेवेन्यू से ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए जो डेफिसिट है बजट का उसको वो फाइनेंस करेगी। तो फाइनेंस किस लिए करेगी, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट। फॉरेन डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंस क्यों करेगी, उसके लिए मतलब आप एक लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन ले रहे हो, ये कौन सी बात है, ये तो गलत है। एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप एडजस्ट करने के लिए डेफिसिट को फाइनेंस करोगे, ये भी नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, वही बात आ गई ये भी कि लोन को भरने के लिए लोन ले रहे हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यही एक ऐसा है कि जिसमें आप लोन ले रहे हो और उससे डेवलपमेंट कर रहे हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा, राइट। और रिटर्न मिलेगा तो उससे फिर आप लोन वगैरह भर सकते हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द आंसर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे पॉसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स नहीं थे। वर्शिप मेल एंड फीमेल डिटीज़, तो ये हो सकता है। एम्प्लॉय हॉर्स डॉन चैरियट्स, तो चैरियट्स तो थे ही नहीं, ये तो ऋग्वेदिक एज में आए हैं चैरियट्स वगैरह। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा तीसरा। और फीमेल डिटीज़ तो थी, मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है। मेल के लिए एक प्रीस्ट था, उसका स्टैचू मिला हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी। तो सेकंड वाला तो हो सकता है, तो सेकंड ऑल नहीं हो जाएगा इसमें, राइट। ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। तो टैटू मतलब खून का इस्तेमाल आ गया टैटू में, क्योंकि पिन जाती है तो ब्लड्स आते हैं, और नीडल अगर हो गई तो उससे हो सकता है। तो HIV एड्स तो होगा ही, और हेपेटाइटिस बी ये भी ब्लड से होता है, क्योंकि तो ये दोनों हो गए। चिकनगुनिया नहीं होगा उसमें, तो 1 और 3 आ गया आंसर आपका इसमें। ठीक है, तो अब ये कैसे हो जाएगा, HIV एड्स तो आपको पता लग जाएगा, राइट, सिंपली कि अगर नीडल है उससे, तो उससे होता है। तो 3 तो आपका एक आ गया, अब बाकी 2 हैं। इन दोनों में आपको अब एक चूज़ करना है। ठीक है, आपको ये पता है कि एक सही है इसमें, बाकी 2 में आपको कन्फ्यूज़न है। इसमें से एक आपको लग रहा है कि एक सही हो सकता है। ठीक है, अब चाहे वो 1 वाला हो जाए या तो 2 वाला हो जाए। ठीक है, तो अब इसलिए क्या करना, अगर ओनली पेयर का क्वेश्चन आ जाए, एक पता है सही, 2 में डाउट है, तो इसमें से एक तो सही होगा ही, तो क्या करना है, ओनली 2 पेयर। ठीक है, इसमें क्या देखो, इसमें ओनली 2 पेयर ऐसे सिंपल सा आपका आसान काम हो जाता, आपको 1 और 2 में चूज़ करने की दिक्कत नहीं होती अगर ओनली पेयर वाला ऐसा क्वेश्चन होता है।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रीन? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेन एंड एवरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट हैज़ अ सोल, ठीक है। कर्मा इज द पेन ऑफ द सोल एंड द मस्ट बी इंडेड, ठीक है। अब देखो पहला वाला दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमें पता है कि सही है, ठीक है, करेक्ट है कि जैन में ये होता है कि हर एक स्मॉलेस्ट से पार्टिकल में सोल है। पहले और तीसरे का थोड़ा डाउट है, पहले तीसरे में आ जाते हैं हिंदी में। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तो मतलब कर्म को विनाश करने की बात कर रहे हैं कर्मा को। दूसरा कह रहा है कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। पहले कह रहे हैं कि कर्म एक विनाशक है और उसका सुनिश्चित मार्ग तपस्या के कर्म को अगर आपको ख़त्म करना है तो आप तपस्या कर सकते हो। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि कर्म क्या है, एक विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट रिलेटेबल है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो कर्म को एंड करने की बात कर रही है, राइट। यहाँ पे उसको एनिलेट करने का बात करा जा रहा है और यहाँ पे उसको कह रहा है मस्ट बी एंडेड। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही होगी तो दोनों सही होगी, गलत होगी तो दोनों गलत होगी, राइट। तो इसके लिए क्या सही मानते हैं, राइट, कर्म को ख़त्म करने के लिए। तो 1 and 3। Which one of the following terms describes not only the physical space but occupied by the but also its functional role? और इकोटोन, इकोलॉजिकल निश, हैबिटेट, होम रेंज। हैबिटेट और होम रेंज ये दोनों आप काट दो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस। तो सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, बाकी उसका फंक्शनल रोल भी। तो हैबिटेट और होम रेंज तो ये सिर्फ क्या बताते हैं, ये सिर्फ उसका फिजिकल स्पेस बताते हैं कि उसका हैबिटेट है, यहाँ वो रहता है। होम रेंज ये इतनी रेंज, ये उसकी होम रेंज है, कितनी रेंज में दिन भर दौड़ता भागता है या फिर ये उसका टेरिटरी है, ठीक है। तो अब बच गए इकोटोन और इकोलॉजिकल निश, ए और बी। अब आपको इन दोनों में कुछ नहीं पता तो आपको फिर बी में या फिर ए में 50-50 रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी अगर आपको इकोटोन के बारे में थोड़ा सा पता है कि इकोटोन वो होते हैं जहाँ पे दो ऐसा अलग अलग टाइप के बायोम्स आके मिलते हैं या फिर दो अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे स्पीसीज़ नई क्रिएट होती हैं, राइट। तो वो इकोटोन होता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना मरीन अपवेलिंग डोन्स का या फिर मैंग्रोव्स का इकोटोन होते हैं वो। तो इसमें क्या इकोलॉजिकल निश आ जाएगा, बी वाला आंसर डायरेक्ट आपका, अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है इस चीज़ की। बाकी फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्टेंट है किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2, O2 पैक्सल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एट अ लो टेम्परेचर हाई कंसनट्रेशन। ये दोनों तो हटा दो, काट दो सीधा सीधा, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ NO2 ओजोन और पैराक्सल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सल ऑक्साइड इन सनलाइट। अब फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ होगी जो तड़कती भड़कती और मतलब ख़तरनाक होगी। तो इसमें ख़तरनाक केमिकल किस में है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, ए वाला। तो ए वाला है और मैंने बताया कि ए और बी में है या फिर किसी और में डाउट है, अगर ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। विच ऑफ द मिनरल गिवन अबव आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो इसमें देखो आयरन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है और कैल्शियम तो वैसे बोन्स के लिए होता है। बट अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं हो गया चांसेस 0.01% भी हुआ कि कैल्शियम अब बॉडी में जा रहा है यार, तो क्या पता कि थोड़ा रोल उसका मसल्स में भी हो कैल्शियम का, राइट। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें ऐसे ऑप्शंस में क्या है 1, 2, 3 ये तीनों का रोल हो सकता है। हैव गिवन आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, तो हाँ हो सकता है रिक्वायरमेंट थोड़ी हो, अगर क्या पता बहुत किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पूरा 1, 2, 3 50 वाले में, ओके।